आज हम एक प्रॉब्लम जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे और उससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द कट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के में हमने ये सीखा था कि जब आप एक मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट को शाइन करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शाइन करें तो उस मेटल सरफेस से असल में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को असल में हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट की मदद से एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाया जाए। यहाँ पर यानी इमिट करवाए जाने का मतलब यहाँ पर यह कि सरफेस, जो मेटल की सरफेस है, उससे वो बाहर निकले। फिर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी थी या देखी थी, जो इसमें यह था कि जो आप जिस एनर्जी के फोटोन को शाइन कर रहे हैं वो बराबर होगा आपके पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। या बेहतर है यूं कहना कि जो फोटोन एनर्जी होगी वो असल में हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। आज हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके असल में जो कट ऑफ वेवलेंथ है और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमिन करेंगे। जबकि टर्मिनोलॉजी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा था कि वर्क फंक्शन हम कहते थे मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी ताकि वो मेटल सरफेस से एस्केप कर सके, उसी को असल में हम उस मटेरियल का या मेटल का क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका मुतबादिल नाम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, वो हमारे पास कम से कम वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से क्या कर सके, निकल सके। इसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, कम से कम वो वेवलेंथ जो लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाहिए होगी ताकि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाया जा सके। तो अब इस कट ऑफ वेवलेंथ को और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम इस एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी के साथ। लैम्डा जो कि वेवलेंथ होती है, जो कि दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला होता है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम बात करने लगे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एफ सी के साथ, जो कि ये बताती है कि कितने साइकिल्स एक सेकेंड में मुकम्मल हुए। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप मेटल की सरफेस पर शाइन करवाते हैं वो एनर्जी कैरी करते हैं, और वो जो एनर्जी कैरी करती हैं वो असल में हमारे पास होती है h टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन, जो कि कम से कम एनर्जी एक चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकाला जा सके, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये याद रखिएगा कि आपने जो फोटोन्स ऑफ लाइट आ रहे हैं उनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी हो कि असल में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल सके। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होना या ना होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कम से कम जो रिक्वायरमेंट है आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ के लिए वो ये है, आप उस एनर्जी के फोटोन्स को शाइन करें जिसकी वजह से असल में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकें, बस। तो वो अगर सिर्फ एस्केप करें और मोशन ना करें वो पार्टिकल्स, तो जब मोशन नहीं करेंगे तो उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो असल में कितनी होगी, वो फिर क्या होगी, वो हमारे पास जीरो होगी। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर कट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इज जीरो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस सिनेरियो में फिर हमारे पास ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो एच एफ है या आपके पास जो एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी, एच जो है कि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर वर्क फंक्शन के। जबकि वर्क फंक्शन क्या दिया गया, हमारे पास मेटल का वो 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी असल में जीरो होगी तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो अब एफ नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू फाई ओवर एच। इसी तरह हमें ये पता है कि आपके पास ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी, ये असल में आपके पास बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सी टाइम्स लैम्डा। तो अब आपके पास अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी तो जो वेवलेंथ होगी वो भी फिर क्या होगी, कट ऑफ होगी। तो इस एफ सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी ओवर लैम्डा सी। तो हमारे पास आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने कट ऑफ वेवलेंथ निकालें तो फाई सी लैम्डा सी सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फाई इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड करने का एक्सप्रेशन है वो असल में आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय फाई इज इक्वल टू लैम्डा सी। तो हम इन दो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कट ऑफ
जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो वर्क फंक्शन हमें दिया गया है वो असल में कितना है, वो एक्चुअली 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 1.55 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करूँगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, और जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकेंड। अब ऊपर भी यूनिट जो वर्क फंक्शन का यूनिट है वो भी एनर्जी का है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि नीचे जो है आपके पास जूल में दिया गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करने के लिए असल में इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 से असल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.602 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, जूल, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ, ठीक है, और 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये जूल जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम सिर्फ जो है वो सिंपल टर्म्स को करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ सी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अब हम वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एफ सी हमारे पास अब निकल कर आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर पर जाऊँगा, कैलकुलेटर पर जाने से पहले असल में चलें 1.55 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.602 के साथ। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ 1.55 मल्टीप्लाई बाय 1.602, तो इसका जवाब आ गया 2.4831। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 6 पॉइंट, इधर से डिवाइड लिखते हैं, ठीक है, 6.634 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 0.37। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, अब आपके पास ऊपर यहाँ पे -19, इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है। तो ये जो पावर है जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये असल में टर्म क्या हो जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और सेम बेसिस वाली जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा इतने हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड भी है और हर्ट्स भी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो हमारे पास आ जाएगा अब 0.37 को हम एक डेसिमल इसका हम शिफ्ट या 2 डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो जब 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -19 प्लस 34 जो होता है वो असल में 15 होता है। लेकिन चूंकि अब हमने 2 डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट किए हैं तो उसकी वजह से भी एक पावर में -2 आ जाएगा। तो 15 - 2 कितना होता है, वो असल में 13 होता है। तो आपके पास आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 13 हर्ट्ज। तो जब आपके पास एक मेटल का वर्क फंक्शन असल में 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जब एक मेटल का वर्क फंक्शन 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो आपके पास जो कट ऑफ वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, यानी कि कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ताकि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस्केप कर सकें, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 13.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज है। अब हम कट ऑफ वेवलेंथ को मालूम करते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम असल में h की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 है, जबकि आपके पास यहाँ पर जो c है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि वो रफ्तार जिसके साथ रोशनी ट्रैवल करती है वैक्यूम में, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास वर्क फंक्शन जो कि मटेरियल का है, जो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन उसको हम क्या कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो अब लैम्डा जो सी है हमारे पास वो एक्चुअली आ जाएगा आपके पास इक्वल टू, जो नंबर्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये टर्म और ये 2 टर्म्स, ठीक है। तो अब आपके पास उसके साथ साथ अब मैं सबसे पहले 6 पॉइंट कैलकुलेटर पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 6.634 को मल्टीप्लाई करता हूँ आपके लिए 3 के साथ, तो जवाब उसका आता है 19.902। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19.902
1242 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास, क्लियर करते हैं हम यहाँ से, और 1.55 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.602 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 2.483। तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2.483, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 10। इन दोनों की बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -3 + 8, और इसकी भी बेस वही है जो इसकी है, यानी 10 ही बेस है दोनों की, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में से ये सबसे पहले न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। और फिर पावर्स बेसिस, तीनों की बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स आपस में क्या होगी, वो ऐड होगी, और आपके पास साथ यहाँ पे जो यूनिट है वो एक्चुअली क्या आ जाएगा, वो मीटर आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वो मीटर होता है। तो लैम्डा सी हमारे पास निकल कर आ जाएगा यहाँ से, कैलकुलेटर पर हम 19.902 को डिवाइड करेंगे एक्चुअली 2.483 के साथ, तो उसका जवाब आ जाता है 8.0, या खाली हम 8 लिख लेते हैं, ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा -3 + 8 क्या होता है, वो 5 होता है, और 5 + 9 क्या होता है, वो 5 + 9 एक्चुअली क्या होता है, 24, तो ये आ जाएगी 10⁻24 मीटर। अब इस वेवलेंथ का यूनिट मीटर कैसे है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, तो उसका जो यूनिट होता है वो असल में, इधर में राइट साइड पे चलें, इधर में एक लाइन लगा के इसके सामने इधर कर लेते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 5 वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसको बाद में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, जूल में, तो जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, मीटर। तो यूं आपके पास ये कट ऑफ वेवलेंथ निकल कर आई है। अब ये तो एक अंदाज हो गया कैलकुलेशन करने का। अब मैं आपको एक और चीज़ जो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ वो ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये जो HC होता है ना, जो कि असल में प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का जो प्रोडक्ट है, ये असल में बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के अराउंड अबाउट, ठीक है। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। असल में होता ये है कि आप h की जो वैल्यू है जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया बिल्कुल वही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने h की वैल्यू आपके लिए डायरेक्ट पुट कर दी और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है। अब इस hc का जो यूनिट है वो अभी हमने देखा था कि वो क्या है, जूल सेकंड मीटर पर सेकंड, और सेकंड पर सेकंड से कैंसिल आउट होकर क्या रह जाता है यूनिट इसका, जूल मीटर। अब जूल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि जो आपके पास मीटर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर में। तो यूं आपके पास ये जो HC है ये असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा, और HC का यूनिट जूल मीटर बन रहा है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो गई है। जबकि मीटर से नैनोमीटर में जाने के लिए हम क्या कर देंगे कि 10⁻9 से असल में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। तो अब जो जूल है वो असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि आपके पास जो मीटर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, नैनोमीटर में। तो यूं मैंने लिख लिया। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं सबसे पहले 6.634 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 के साथ, तो जवाब ये आ जाएगा, और डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 1.602 के साथ, तो जवाब क्या आ जाएगा, 12.42। तो 12.42 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर, बेसिस इन सब की सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -34 + 8 + 9, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, वो असल में पॉजिटिव हो जाएगी, और सेम बेसिस होने की वजह से ऐड हो जाएगी। तो 19 × 9 18 होता है, और सॉरी 28 × 8 जो है वो 36 होता है, और 36 - 34 असल में 2 होता है। तो आपके पास 12.42 मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्चुअली 10 टू द रेज पावर -2 के, क्योंकि -34 × 32 क्या होता है, वो -2 होता है, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी 19 × 8 28, और सॉरी 19 × 9 28, 28 × 8 36, 36 - 34 क्या होता है, वो +2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास +2 आ जाएगा। अब हम ये डेसिमल, 2 डेसिमल अगर हम राइट मूव करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1242, ठीक है। और इधर जो है ना वो आपके पास
लेफ्ट से जब राइट मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और कितने डिजिट मूव किए, 2, तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0। तो आपके पास किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो आंसर क्या आएगा 1। तो आपके पास ये 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर आ गया। लेकिन हम जो कैलकुलेशंस हैं उसमें हम जो रफली इस्तेमाल करते हैं या हर बार इस्तेमाल करते हैं वो कैलकुलेशन के लिए वो 1244 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमने पूरे तमाम डेसिमल वैल्यूज तक इसको कंसीडर नहीं किया हुआ, ये जो कॉन्स्टेंट्स की हमने वैल्यूज पुट की हैं। अगर हम वो तमाम एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे तो फिर आपके पास ये कंप्लीटली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर निकल कर आएगा। तो जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है आप डायरेक्ट HC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मबनी था उसको सॉल्व किया।